ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 36, चेरी लिक्विड। ये रहा अध्याय 36 का पाठ, जहां ऋषभ भेष बदल कर डेविड यूजिन से मिला और उसका इकबाल जुर्म रिकॉर्ड किया। पॉकेट नॉवेल शैली में। चलो भी, अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या जल्दी हल हो जाए, तो तुम्हें डेविड को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। देवांग बहुत निराश था जब ऋषभ ने उससे ये कहा, लेकिन मैं विकी से संपर्क नहीं करना चाहता। क्या तुम पागल हो? ऋषभ ने नाराजगी से अपनी जीभ से आवाज निकाली, अपनी पीठ को पीछे की दीवार से टिकाते हुए। शाम के करीब 7 बजे थे। वे फिर से जेदेन के रेस्तरां में रात के खाने के लिए गए। समूह में ऋषभ, शौनक, देवा, अंग और तारांश शामिल थे, और अरविंद भी तीनों युवा हस्तियों की पोस्ट देखने के बाद रेस्तरां में दिलचस्पी ले रहा था। जब वे खाने में व्यस्त थे, ऋषभ देवांग को रेस्तरां के बाहर खींच लाया। उसने देवांग को डेविड का वर्तमान ठिकाना पता लगाने के लिए राजी किया ताकि वे उससे पूछताछ कर सकें। देवांग डरा हुआ था, खासकर जब ऋषभ ने कहा कि वह यह अकेले करना चाहता है। देवांग ने सोचा कि डेविड का सामना करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देवांग ये भी जानता था कि ऋषभ का विचार बहुत अच्छा था। डेविड पर उसके कार्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि यह समस्या जल्दी खत्म हो जाए? ऋषभ ने पूछा। लेकिन तुम्हें यह अकेले क्यों करना है? मुझे तुम्हारी चिंता है, ऋषभ। ऋषभ भ्रमित था कि देवांग को क्या जवाब दे। वह ये नहीं कह सकता था कि सिर्फ उसके पास भेष बदलने का कौशल है ना? और वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए वह इसे अकेले करना चाहता था। लेकिन दोबारा सोचने पर देवांग इसे निश्चित रूप से अलग तरीके से देखेगा। उस स्थिति में तुम मेरे साथ आ सकते हो, ऋषभ ने कहा। देवांग ने अपने बालों में उंगलियां फेरी, स्थिति से निराश था। सबसे पहले वह ऋषभ के अपार्टमेंट के सामने सीसीटीवी फुटेज देखकर बहुत हैरान हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौनक को जान से मारने की धमकी भेजने वाला व्यक्ति वह है जो शौनक के प्रति सबसे ज्यादा अच्छा प्रतीत होता था। देवांग ने यह भी सोचा कि शायद डेविड को उसकी बहन विकी ने ये सब करने के लिए कहा था, और अगर यह सच था तो ये सब देवांग की गलती थी। देवांग को अपने कीमती दोस्त को उसकी वजह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ... उसने तुम्हारा चेहरा देखा है ना? उसे तुम पर संदेह होगा। ऋषभ मुस्कुराया और देवांग के कंधे पर थपथपाया। मैं खुद को दूसरे व्यक्ति के रूप में भेष बदल लूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे पहचाना नहीं जाएगा, और अगर तुम वास्तव में डरे हुए हो तो मैं डेविड से ज्यादा मजबूत हूं। हालांकि देवांग अभी भी बहुत चिंतित था, लेकिन आखिरकार वह ऋषभ की योजना के लिए सहमत हो गया। हालांकि ऋषभ की योजना अच्छी थी, लेकिन वह अभी भी कई चीज़ों के बारे में सोच रहा था। हालांकि अगर देवांग खतरा उठाने से बहुत डरता था तो यह समस्या खींचती चली जाएगी। मैं अभी विकी को फ़ोन करता हूँ। ऋषभ संतुष्टि से मुस्कुराया, ये देखकर कि देवांग ने आखिरकार खतरा उठाने की हिम्मत दिखाई थी। देवांग ने विकी को फ़ोन किया, और विकी को फ़ोन उठाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। नमस्ते, विकी। उद्धरण चिन्ह। दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ से डेविड चौंक गया, जो अपना काम करने की कड़ी कोशिश कर रहा था। वह ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था क्योंकि शौनक और उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया था। धत तेरी, भाई, डेविड ने गहरी आह भरी जब उसकी छोटी बहन एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसके पास आई। अब क्या, विकी ने अचानक डेविड को जोर से गले लगाया। भाई, देवांग ने कहा कि वह आज रात मेरे साथ डेट पर जाने को तैयार है। उसने कहा कि वह बस हमसे शांति करना चाहता है। तो मैंने उससे कहा...
अगर तुम चाहते हो कि मैं शौनक को चोट पहुंचाना बंद कर दूं, तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा, और वह सहमत हो गया। मैंने उसे चेरी लिक्विड में मिलने के लिए कहा है। भाई, मुझे वहां ले चलो, ठीक है? डेविड चुप था, बहुत अजीब महसूस कर रहा था। क्या हो सकता है कि शौनक ने देवांग को उसके बारे में नहीं बताया हो? डेविड राहत से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि शौनक ने देवांग को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। या शायद शौनक को डेविड के लिए सिर्फ अफसोस हुआ, क्योंकि डेविड ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। ये सही है, शौनक एक नर्म दिल वाला आदमी था, उसमें कभी भी डेविड को कैद करने का दिल नहीं होगा। डेविड ने ऐसा ही सोचा। उस आदमी ने बाद में हंसा। हा, फिर चलो चलते हैं। मैं भी इस सब काम से ऊब चुका हूँ। वे उस जगह की तरफ चल पड़े जिसका विकी ने पहले जिक्र किया था। चेरी लिक्विड वही नाइट क्लब था जहां ऋषभ ने पहले एंटोन और हन्ना को देखा था। यह एक नाइट क्लब था जो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था, रात बिताने के लिए एक शानदार जगह। ओह, वहां देवांग है। मैं उसके पास जा रही हूँ, मेरे बिना मज़े करो, ठीक है? विकी, जिसने बारटेंडर के सामने अकेले बैठे देवांग को देखा, तुरंत तेजी से उसकी तरफ चली गई। इस बीच डेविड पीने के लिए एक खाली सीट की तलाश करने लगा। यहाँ सबसे महंगे ड्रिंक्स क्या हैं? मैं कुछ ऑर्डर करूँगा, कृपया मुझे अपनी सिफारिशें दें, डेविड ने बारटेंडर से कहा। क्या आप कुछ महंगा या कुछ स्वादिष्ट चाहते हैं, सर? बारटेंडर ने पूछा। डेविड मुस्कुराया। क्या महंगे स्वादिष्ट नहीं होते? मुझे सबसे अच्छा दो। बारटेंडर, चुनौती महसूस करते हुए, तुरंत डेविड के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक मिलाया। मुझे भी सबसे अच्छा ड्रिंक चाहिए। डेविड तुरंत अपना सिर घुमाया। जब उसने अपने बगल में बहुत सुंदर युवा आदमी को देखा तो वह चौंक गया। पोर्सिलेन जितनी चिकनी त्वचा, सुंदर आंखें और स्वाभाविक रूप से लाल होंठों के साथ। जब सुंदर युवा आदमी ने देखा कि उसे घूरा जा रहा है, तो वह डेविड की तरफ मुड़ा। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? युवा आदमी ने पूछा। नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। युवा आदमी यह सुनकर हंस पड़ा। क्या मुझे सुंदर नहीं होना चाहिए? मैं एक आदमी हूँ। मेरा नाम जो है, तुम्हारा क्या है? जो ने पूछा। डेविड ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं डेविड हूँ। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना पसंद करोगे? जो उद्धरण चिन्ह। जो फिर से हंसा, फिर मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेशक, यह इस तरह की जगह पर मेरा पहला अनुभव है। मैंने पहले कभी शराब भी नहीं पी है। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह मज़ेदार है। जो की बातों पर डेविड जोर से मुस्कुराया और उसने बारटेंडर से उसे सबसे महंगी वाइन देने के लिए कहा। यह स्पष्ट था कि डेविड के पास बहुत पैसा था। उसके लिए $1,00,000 की वाइन की एक बोतल बहुत सस्ती थी। उन दोनों ने बारटेंडर द्वारा बनाए गए ड्रिंक्स का स्वाद चखा। उसके बाद उन्होंने महंगी वाइन पी। मुझे ये वास्तव में पसंद है। तुम इतनी तेजी से पी सकते हो, डेविड। तुम कमाल हो। मुझे अभी भी परेशानी हो रही है, जो ने कहा। जो को अपनी तारीफ करते देख डेविड बहुत खुश हुआ। वह लगातार पीता रहा क्योंकि जो उसके गिलास में डालता रहा। मैं आसानी से नशे में नहीं होता। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, डेविड ने कहा। लगभग पूरी बोतल खत्म करने के बाद भी डेविड को ताज़ा देखकर जो हैरान रह गया। तो चलो, जब तक हम नशे में न हो जाएं, तब तक पीते हैं, डेविड जो ने कहा और सबसे महंगी वाइन की 2 और बोतलें ऑर्डर कीं। जो डेविड के गिलास में वाइन डालते हुए कई चीज़ों के बारे में बात करता रहा। एक और बोतल खत्म होने के बाद डेविड ने नशे के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। डेविड, क्या तुम अब और नहीं पी सकते? जो ने पूछा। नहीं, मैं अभी भी पी सकता हूँ। मैं अभी तक नशे में नहीं हूँ। मुझे और दो, डेविड ने कहा, जो मेज से अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। जो डेविड के तेज नशे पर हंस पड़ा। फिर जो ने डेविड के पास अपना चेहरा लाया, ये जांचने के लिए कि क्या वह वास्तव में नशे में है या उसमें अभी भी कुछ होश बचा है। मुझे और दो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जो ने अपना सिर हटा लिया और उन सभी ड्रिंक्स के लिए भुगतान किया जो उसने और डेविड ने पी थीं। फिर उसने डेविड को ऊपर खींचा और उसे एक खाली कमरे में ले गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, प्रिय? डेविड बड़बड़ाया। जो ने अपनी नाक सिकुड़ी, डेविड और उसके प्रिय शब्द के हास्यास्पद उपयोग पर अपनी घृणा को दबाते हुए। हम इस कमरे में पीना जारी रखेंगे, डेविड। जो ने डेविड के भारी शरीर को बिस्तर पर फेंक दिया। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गया, न खुली हुई बोतल खोली और एक गिलास में वाइन डाली। वह वाइन पी रहा था जबकि डेविड को घूर रहा था,
जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ये पीना चाहते हो, डेविड? मुझे दो। जो मुस्कुराया। डेविड पूरी तरह से नशे में था। फिर वह उस स्मार्टफोन की तरफ मुड़ा जो उस क्षण उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। तुम ये ले सकते हो अगर तुम सच बताते हो, डेविड। तुमने शौनक को जान से मारने की धमकी क्यों भेजी? डेविड, जो उठने में कामयाब रहा था, उस चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा जो उससे सवाल पूछ रहा था। क्या वह आज सुबह वाला शौनक का दोस्त था? डेविड ने फिर से पलक झपकाए और चेहरा वापस जो में बदल गया। उसका सिर बहुत भारी और चक्करदार महसूस हो रहा था। डेविड ने अपना सिर पकड़ लिया। जान से मारने की धमकी विकी ने मांगी थी। ओह, मेरा सिर दुख रहा है। उद्धरण चिन्ह। डेविड वापस लेट गया, उसका सिर घूम रहा था। तो तुमने वह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? जो ने पूछा, या ऋषभ जैसा कि उसे आमतौर पर बुलाया जाता था। जो सिर्फ एक नाम था जिसे ऋषभ ने गढ़ा था। उसका चेहरा अपने मूल रूप में लौट आया था। हाँ, लेकिन मैंने यह इसलिए भी किया क्योंकि मैं जलता था। डेविड के जवाब ने ऋषभ को भौं सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह भ्रमित था। डेविड को जलन क्यों होगी? तुम जलते हो? ऋषभ ने यकीन करने के लिए फिर से पूछा। हाँ, बेशक मैं जलता हूँ। शौनक देवान के करीब क्यों आ रहा है? शौनक मेरा है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं देवान को शौनक को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए मैंने अपनी बहन की योजना का पालन किया। अगर विकी देवान के साथ सफल होती है तो शौनक उसके करीब नहीं रहेगा। ओह, मुझे अपनी मूल योजना को अंजाम देना चाहिए था कि शौनक को अगवा करूं और उसे बंद कर दूं। वह कहीं नहीं जा सकता, वह सिर्फ मेरा है। सिर्फ मैं ही उसे छू सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ को डेविड की बकवास सुनकर बीमार महसूस हुआ। तुम जानते हो कि शौनक एक आदमी है ना? मुझे परवाह नहीं है, उसने मुझे समलैंगिक बना दिया। बस उसके सुंदर चेहरे को देखो, अगर वह मेरे नीचे कराता है। ऋषभ, जो अधीर था, डेविड को चुप कराने के लिए तुरंत उसे घूंसा मारा। तुम कमीने, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम समलैंगिक हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो, तुम बेवकूफ। आपने डेविड पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूत सबूत सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। आपका मिशन पूरा हो गया है और आपने अपनी मां की हत्या के मामले के लिए एक अतिरिक्त सुराग के रूप में एक इनाम अर्जित किया है। आपने 2 अंक अर्जित किए हैं। ऋषभ सिस्टम से सूचना पढ़ते हुए बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने डेविड से निपटने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। ऋषभ जल्दी से कमरे के बाथरूम में गया। वह वास्तव में उल्टी करना चाहता था। 37 अनुष्का का सुराग। पॉकेट नॉवेल शैली में। डेविड यूजिन को पंच मारने के बाद ऋषभ को सचमुच उल्टी होने लगी। वह तुरंत कमरे के बाथरूम में भागा और अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोया। डेविड की गंदी बातें और उस पर लगे भेस कौशल डिस्गाइज स्किल के अचानक हटने की वजह से उसकी जादू ई ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। ऋषभ दीवार से सटकर खड़ा रहा, खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में सिस्टम का संदेश गूंज रहा था। आपने डेविड यूजिन पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूत सबूत सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। आपका मिशन पूरा हो गया है और आपने अपनी मां की हत्या के मामले के लिए एक अतिरिक्त छोटी इकत सुराग के रूप में एक इनाम अर्जित किया है। आपने 2 अंक अर्जित किए हैं। ऋषभ ने जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलकर मेज पर रखा अपना स्मार्टफोन और रिकॉर्डिंग डिवाइस उठा लिया। उसकी आंखों में अब डेविड के लिए खत्म न होने वाली नफरत थी। मेरा काम हो गया, उसने खुद से कहा। देवान का झटका। ऋषभ रिकॉर्डिंग के साथ कमरे से बाहर निकला और क्लब के बाहर देवान के पास गया। देवान बेचैन होकर इंतजार कर रहा था। उसने विकी को बरगलाने के लिए खुद को चारा बेट के रूप में इस्तेमाल होने दिया था। ऋषभ, तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो? देवान ने चिंता से पूछा। ऋषभ ने देवान को रिकॉर्डिंग डिवाइस पकड़ाया। यह अरविंद के पास जाना चाहिए। मैंने डेविड का इकबाल एक जुर्म रिकॉर्ड कर लिया है। तुम अब यहाँ से जाओ। विकी तुम्हें और परेशान न करे। उसने क्या कहा? क्या यह विकी ही थी जिसने उसे शौनक को धमकी देने के लिए कहा था? देवांग ने उत्सुकता से पूछा। ऋषभ ने थककर सिर हिलाया। उसने तुम्हारी बहन के कहने पर तो किया, पर उसका असली मकसद जलन और पागलपन था। ऋषभ ने संक्षेप में डेविड की बीमार मानसिकता के बारे में बताया कि वह शौनक से प्यार करता था और उसे कैद करना चाहता था ताकि वह सिर्फ उसका रहे। देवान का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह एक पागल है?
और वह हमेशा शौनक के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता था? उद्धरण चिन्ह, वह एक पागल, झूठा है, ऋषभ ने दृढ़ता से कहा। अब इस पर और ध्यान मत दो। तुम बस ये रिकॉर्डिंग अरविंद को भेजो। कहो कि सबूत मिल गया है। डेविड का करियर और आज़ादी दोनों खत्म हो गई हैं। ऋषभ ने देवान के कंधे पर थपथपाया और तेजी से क्लब से बाहर निकल गया। अनुष्का की तलाश। अपार्टमेंट लौटकर ऋषभ ने सबसे पहले अपने सिस्टम से नए सुराग की जांच की। अतिरिक्त सुराग, अनुष्का अपनी पहचान बदलकर पिछले 5 साल से उत्तरी जिले के एक छोटे से नर्सिंग होम में काम कर रही है। ये जानकारी मिलते ही ऋषभ की थकान दूर हो गई। अनुष्का, शौनक की असली माँ, और मेरी माँ के रहस्य की कुंजी, ऋषभ ने फुसफुसाते हुए कहा। डेविड ने नशे में कहा था कि अनुष्का ने संध्या खन्ना को धोखा दिया था, और वह जानता था कि डेविड के पिता और अंशुल के पिता ने ऋषभ के पिता को बर्बाद करने में सहयोग किया था। ये सब अब एक दूसरे से जुड़ रहा था। गोल्डन एंटरटेनमेंट का पागल मालिक डेविड उस गहरे कॉर्पोरेट षड्यंत्र से जुड़ा था जिसने ऋषभ के माता पिता को बर्बाद किया था, और अनुष्का इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऋषभ ने अपनी कलाई पर लगी घड़ी देखी। 15 दिन की समय सीमा शुरू हो चुकी थी। उत्तरी जिले का नर्सिंग होम। अगर वह वहां 5 साल से है तो हमें तेजी से काम करना होगा, ऋषभ ने दृढ़ता से कहा। ऋषभ को पता था कि संध्या खन्ना, अंशुल की मां, अभी भी अनुष्का से बदला लेना चाहती होगी। अगर अनुष्का को कोई खतरा हुआ तो ऋषभ का मिशन खतरे में पड़ जाएगा। ऋषभ ने तुरंत जीनो को फोन किया। जीनो, डेविड का मामला अरविंद को दे दो। अब मेरे लिए एक ज्यादा जरूरी काम है। मुझे उत्तरी जिले के हर नर्सिंग होम में एक गुप्त जांच दल की जरूरत है। हमें 5 साल से काम कर रही अनुष्का नाम की एक महिला को ढूंढना है। ऋषभ को पता था कि 5 लाख रुपए कमाने की मिशन अभी भी चल रही थी, लेकिन अनुष्का को ढूंढना अब उसकी प्राथमिकता थी। उसे रेनॉल्ड परिवार के संसाधनों और अपनी नई व्यवसाय संपत्ति का उपयोग करके अनुष्का को सुरक्षित करना ही था। अब जब ऋषभ को अनुष्का का ठिकाना मिल गया है तो क्या वह समय सीमा के भीतर उसे सुरक्षित रूप से ढूंढ पाएगा, और क्या डेविड यूजिन के खिलाफ सबूत उसकी मां के पुराने दुश्मनों को हिला पाएगा? 38 अनुष्का की खोज। पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ ने अपने अपार्टमेंट में अपनी जादुई ऊर्जा, मैजिकल एनर्जी, को बहाल करने के लिए बस कुछ घंटे आराम किया। डेविड यूजिन से मिली घिनौनी हकीकत और भेष कौशल के तीव्र उपयोग ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। अगली सुबह ऋषभ ने सबसे पहले देवान को फोन किया। अरविंद को सबूत मिला? ऋषभ ने पूछा। हाँ, वह सदमे में है ऋषभ। वह गोल्डन एंटरटेनमेंट के खिलाफ तुरंत मुकदमा दायर कर रहा है। डेविड को उसके भयानक जुर्म के लिए जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्यवाद ऋषभ, तुमने शौनक की जान बचाई, देवान की आवाज में गहरी कृतज्ञता थी। ऋषभ ने सहमति में सिर हिलाया। शौनक सुरक्षित है, यही काफी है। अब मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करना है। उत्तरी जिले की दौड़। ऋषभ ने जीनो द्वारा भेजे गए संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जीनो ने एक छोटी, गुप्त जांच टीम को सक्रिय कर दिया था जिसके पास रेनॉल्ड परिवार के संपर्कों के कारण स्थानीय अधिकारियों तक पहुंच थी। अनुष्का 15 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए, ऋषभ ने टीम के प्रमुख को जूम कॉल पर आदेश दिया। उसकी पहचान पिछले 5 वर्षों से छिपी हुई है। वह एक नर्सिंग होम में काम कर रही है। उद्धरण चिन्ह। जांच टीम ने तुरंत उत्तरी जिले के हर नर्सिंग होम की जांच शुरू कर दी, खासकर उन महिला कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया जो हाल ही में गायब हुई थीं या जिनकी पुरानी पहचान अस्पष्ट थी। 2 दिन की गहन जांच के बाद टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उत्तरी जिले के शांति निवास नामक एक छोटे और पुराने नर्सिंग होम में एक महिला थी जिसका नाम अनामिका दर्ज था। रिकॉर्ड अस्पष्ट थे और उसके 5 साल पुराने दस्तावेज अचानक गायब हो गए थे। अनामिका नर्सिंग होम में सिर्फ रात की पाली में काम करती थी और वह बहुत शांत स्वभाव की थी, ज्यादा किस बड़ी ई से बात नहीं करती थी। जांच टीम के प्रमुख ने ऋषभ को ये जानकारी दी। बॉस, हमें लगता है कि यह वही महिला है जिसकी हमें तलाश है। उसकी उम्र और विवरण मेल खाते हैं। वह आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर होगी। ऋषभ की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा काम, मुझे खुद वहां जाना होगा। तुम लोग दूर से निगरानी रखो। मैं नहीं चाहता कि वहां कोई हंगामा हो या किसी को पता चले कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। हाइपर एंटरटेनमेंट का निवेश। इससे पहले कि ऋषभ शांत निवास के लिए निकलता, उसे अरविंद का बुलावा आया।
ऋषभ, मैंने हाइपर एंटरटेनमेंट में तुम्हारे $3 लाख के निवेश का उपयोग कर लिया है। हमने शौनक और देवांग को औपचारिक रूप से हाइपर में शामिल कर लिया है और हमने एक मेगा लॉन्च की योजना बनाई है। उनका पहला बड़ा शो एक हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऋषभ मुस्कुराया। ये सही समय था। बहुत बढ़िया अरविंद, जितनी तेजी से वे प्रसिद्ध होंगे उतनी तेजी से मेरे शेयरों का मूल्य बढ़ेगा और मैं अपनी मुख्य मिशन के लिए पैसे कमा पाऊंगा। तुम अब एक असली टाइकून की तरह बोल रहे हो ऋषभ। अरविंद हंसा। मुझे होना पड़ेगा, ऋषभ ने दृढ़ता से कहा। पैसा और शक्ति ही मेरी रक्षा करेंगे और वे मुझे उस सच्चाई तक पहुंचाएंगे जिसके मैं और मेरा परिवार हकदार हैं। नर्सिंग होम की रात के 10 बजते ही ऋषभ ने अपनी सबसे सादी, बिना ब्रांड वाली कार ली और शांत निवास के करीब पहुंचा। बाहर से यह एक शांत और साधारण इमारत थी जो शहर की चमक दमक से दूर थी। ऋषभ ने फोन करके पुष्टि की कि अनामिका अपनी रात की पाली में थी। एक बूढ़े थके हुए गार्ड को देखकर ऋषभ ने 5,000 रुपये का नोट उसकी हथेली पर रखा। मैं यहाँ एक मरीज से मिलने आया हूँ। मुझे पता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ऋषभ ने विनम्रता से कहा। गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर हवा में पुरानी दवाइयों और सफाई के घोल की गंध थी। गलियारे में सिर्फ रात के लैंप की हल्की रोशनी थी। ऋषभ को अंततः एक छोटे से कमरे के बाहर एक नेम प्लेट मिली, अनामिका। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक गहरी परिचित उदासी थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन ऋषभ जानता था यही अनुष्का थी। ऋषभ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं ऋषभ खैजा हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त मीरा का बेटा हूँ। अनुष्का। अनामिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से वह दवाई की ट्रे छूट गई जो वह पकड़े हुए थी और वह ज़मीन पर गिर गई। मीरा। अनुष्का की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने उस नाम को सुना, उसके चेहरे पर भय और अपराधबोध का मिश्रण छा गया। हाँ, और मुझे तुमसे संध्या खन्ना के बारे में बात करनी है। मुझे तुम्हें यहाँ से तुरंत ले जाना होगा, ऋषभ ने आग्रह किया। ऋषभ को पता था कि वह एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था, लेकिन सच्चाई अब उसकी पहुंच में थी। क्या अनुष्का अनामिका ऋषभ पर भरोसा करेगी? और क्या ऋषभ उसे वहां से सुरक्षित निकाल पाएगा इससे पहले कि कोई जान जाए कि एडविन खैजर का बेटा अपनी मां के अतीत की सबसे खतरनाक कड़ी को उजागर करने आया है? 39। संबंधित स्थिति। पॉकेट नॉवेल शैली में। आपका मिशन पूरा हो गया है। आपका पहला मिशन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आपके व्यक्तिगत खाते में $1 मिलियन का इनाम भेज दिया गया है। 3 अंक जोड़ दिए गए हैं। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी निगाह तट पर आती लहरों पर टिका दी। चूंकि लहरें काफ़ी बड़ी थीं, वहाँ कई सर्फ रथ थे। वास्तव में दक्षिण की तरफ के समुद्र तट पर पूर्व की तरफ के समुद्र तट की तुलना में बड़ी लहरें थीं। ऋषभ, क्या तुम मेरा एक वीडियो बनाने और मेरे लिए कुछ सेल्फी लेने में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे सोशल मीडिया के लिए करना है, शौनक ने कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम कहाँ तस्वीरें लेना चाहते हो? शौनक ने अपना स्मार्टफोन ऋषभ को दिया, फिर तस्वीरें लेने और एक छोटा वीडियो बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगा। बेशक, समुद्र तट पर सबसे अच्छा विकल्प पास की एक छोटी पहाड़ी पर जाना था। पहाड़ी जमीन के स्तर से लगभग 15 मीटर ऊपर थी। यह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थी जहां वे पहले थे। पहाड़ी के चारों ओर जंगली कॉस्मोस फूल खिले हुए थे। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम तस्वीरें लेने में इतने अच्छे हो, ऋषभ। शौनक ने ऋषभ द्वारा ली गई सभी तस्वीरों और वीडियो को देखकर कहा। मैंने बस उन्हें हमेशा की तरह लिया। शौनक ने सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरे लिए अच्छे एंगल ढूंढने में वास्तव में बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। लेकिन ऋषभ, क्या तुम देवान के चाचा और चाची के परिवार को अच्छी तरह से जानते हो? शौनक ने पूछा, संध्या की तरफ देखते हुए जो एक बड़ी छतरी के नीचे एक समुद्र तट की कुर्सी पर आराम से लेटी हुई थी। वे मेरे माता पिता के दोस्त हुआ करते थे। शौनक एक पल के लिए रुका, ऋषभ की ओर देखते हुए जो सामने खाली जगह में घूर रहा था। उनके बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। हालांकि वे सिर्फ एक मध्यम आकार के पेड़ की छाया में एक छोटी पहाड़ी पर बैठे थे, वहां बैठना बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था, क्योंकि उस छोटी पहाड़ी से वे सब कुछ देख सकते थे। शानदार विला, रिजॉर्ट्स और रेस्तरां, बीच क्लब, यहाँ तक कि वह यार्ड जिस पर देवांग और अन्य लोग थे। तो इसके बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं?
शौनक ने पूछा, जो संध्या के साथ ऋषभ की समस्या के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम और चाची संध्या मिल चुके हो। तुमने कहा था कि वह अच्छी लेकिन नकली लगती है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि चाची संध्या तुमसे अभी मिली हैं, ऋषभ ने पूछा। ये सुनकर शौनक हंसा, फिर उस महिला की ओर मुड़ा जो अभी भी शांति से सो रही थी। नहीं, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। तुम जानते हो कि देवांग और मैं अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम अक्सर साथ रहते हैं। इस वजह से बहुत से लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, डेविड और विकी ने हमारी नज़दीकी पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। इसलिए अगर मैं देवांग की चाची के परिवार से अभी मिला हूं, तो ये बहुत अजीब है ना? लेकिन देवांग की चाची और चाचा हमेशा अगली बार मिलने पर मेरे बारे में भूल जाते हैं। यह अजीब नहीं है, ऋषभ। लोग उन चीज़ों को भूल आते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वह देवांग है, मैं नहीं। मैं शायद देवांग के आसपास भटकने वाले एक छोटे कीड़े जैसा दिखता हूँ। बस तुम्हें बता दूं, दूसरी बार देवांग की चाची से मिलने के बाद महिला ने मेरे साथ अच्छी बातचीत की, फिर उसने मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बात की। उसने देवांग से कहा, तुम उसके जैसे समलैंगिक लड़के के दोस्त क्यों हो? चाची डेविड से कहकर उसे इस एजेंसी से निकलवा देगी, वह तुम पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वे दुखद शब्द थे जिन्हें मैं अपने जीवन के अंत तक कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगली बार जब हम मिले तो उन्हें मैं फिर से याद नहीं रहा और उन्होंने कि मैं एक टॉमबॉय हूँ। ठीक आज की तरह। दोबारा सोचने पर शौनक सही था। लोग उन चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं जिन्हें वे अमहत्वपूर्ण मानते हैं। वे उन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, शौनक ने जोड़ा। ऋषभ शौनक की ओर मुड़ा, तुम्हारा क्या मतलब है? खैर, अगर वे मुझे भूलते रहते हैं तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन उन्हें तारांश हमेशा याद रहता है। मज़ेदार है ना? ऋषभ ये समझ सकता था, क्योंकि वह पहले भी अक्सर उस स्थिति में रहा था। ऋषभ को सबसे ज्यादा हन्ना के माता पिता याद थे। जब ऋषभ हन्ना को डेट कर रहा था, तो वह अक्सर हन्ना के घर आता था। चाहे वह हन्ना को लेने के लिए हो, हन्ना जो खाना चाहती थी उसे पहुंचाने के लिए हो, या अन्य चीज़ों के लिए हो। हालांकि हन्ना के माता पिता हमेशा भूल जाते थे कि ऋषभ कौन है। एक बार ऋषभ घर के अंदर था, हन्ना के अस्त व्यस्त कमरे को व्यवस्थित कर रहा था। इस बीच हन्ना बाहर अपने परिवार के साथ खा रही थी। ऋषभ ने उन्हें एक हैंडसम बेटे के साथ हन्ना को व्यवस्थित करने के बारे में बात करते हुए सुना, जिसका एक अच्छा काम था, जो उनकी मां के दोस्त का बेटा था। भले ही ऋषभ हन्ना का बॉयफ्रेंड वहीं था, और उन्होंने खुद ऋषभ से हन्ना का कमरा व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कहा था, ये जानने के बाद कि ऋषभ हन्ना का बॉयफ्रेंड था। वह ऋषभ के लिए काफ़ी दुखद था। यह ऐसा था जैसे उसकी उपस्थिति की सराहना नहीं की गई और न ही उसकी बिल्कुल उम्मीद की गई। ऐसा लग रहा था कि शौनक भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शौनक ने एक बार कहा था कि संध्या नकली थी। वास्तव में वह सच था। चलो नीचे चलते हैं। मैं कुछ नारियल पानी खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि कुछ नारियल की त्वचा खाने लायक होती है? शौनक ने कहा। एक दर्दनाक कहानी को इस तरह बताने के बाद कि वह कुछ भी नहीं था, वह फिर से खुश हो गया। पागल मत बनो, नारियल की त्वचा खाना असंभव है, इसका स्वाद अजीब होता है। मुझे भी इस पर ज्यादा यकीन नहीं है। ऋषभ, जो अभी भी शौनक का स्मार्टफोन पकड़े हुए था, ने पहाड़ी से नीचे आते हुए शौनक की एक और तस्वीर ली। वह सिर्फ मजाक कर रहा था। शौनक के अलावा उसने पहाड़ी के ऊपर से सुंदर दृश्य की तस्वीरें भी लीं। उसने खिले हुए कॉस्मोस फूलों की तस्वीरें लीं। अचानक कई सूचनाएं दिखाई दीं। ऋषभ फोन उसके मालिक को वापस करना चाहता था, लेकिन उसने गलती से सूचना को छू लिया। फोन की स्क्रीन शौनक के सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचना अनुभाग नोटिफिकेशन सेक्शन पर चली गई। पता चला कि शौनक ने कई सूचनाएं नहीं देखी थीं। ऋषभ चलना बंद कर दिया क्योंकि वह सूचना की सामग्री देखकर चौंक गया था। यह क्या है? ऋषभ बुदबुदाया। शौनक, यह महसूस करते हुए कि ऋषभ अब उसके साथ नहीं चल रहा है, वापस आया। जब उसे पता चला कि ऋषभ उसकी सूचनाएं पढ़ रहा है, तो उसने तुरंत अपना फ़ोन वापस छीन ली। या किसी को मत बताना ऋषभ, यह मेरे लिए सामान्य है।
ऋषभ शौनक की बातों को सुनकर और भी हैरान हो गया। सामान्य। शौनक कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। खैर, तुम्हें पता है, मेरे ज्यादातर प्रशंसक पुरुष हैं। मेरी महिला प्रशंसक मुझे पसंद करती हैं क्योंकि मैं सुंदर और अभिव्यंजक हूँ। मेरे कुछ प्रशंसक वास्तव में पसंद करते हैं जब मैं अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करता हूँ। वह फिल्म याद है जिसके लिए मैंने एक पुरस्कार जीता था। ये थोड़ी रोमांस वाली फिल्म थी, खासकर वह किरदार जो मैंने निभाया था। यहाँ तक कि मेरी कंपनी ने भी मुझे वह छवि देने की कोशिश की, इसलिए मुझे इसकी आदत हो गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह एक अच्छी शुरुआत है ना? भले ही यह इस तरह से शुरू हो, अगर मैं खुद को साबित कर सकूं। बस, शौनक, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है। तुम सही हो, यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हाइपर एंटरटेनमेंट में शामिल हो जाओगे, और अगर वे तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पास अब पैसा और शक्ति है, ऋषभ ने कहा। अचानक शौनक हंस पड़ा, मजाक उड़ाने वाली हंसी नहीं या किसी मज़ेदार बात पर हंसी नहीं। ये स्थिति पर निराशा की हंसी थी। यह मज़ेदार है। एक दोस्त जिससे मैं अभी मिला हूँ, मेरे अपने परिवार से ज़्यादा मेरा समर्थन करता है। ऋषभ ने शौनक के कंधे पकड़े। तुम्हारा क्या मतलब है? शौनक एक कदम पीछे हट गया। कोई बात नहीं ऋषभ, चलो नारियल पानी खरीदने चलते हैं। वे ताज़ा नारियल पानी बेच रहे हैं। ऋषभ को एहसास हुआ कि वह शौनक के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। खैर, वे अभी अभी मिले थे। ऋषभ को परवाह थी क्योंकि वह नहीं जानता था क्यों। शायद इसलिए कि ऋषभ शौनक जैसी मुश्किल स्थिति में रहा था, इसलिए वह उसे समझ सकता था। ऋषभ को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी अजीब स्थिति में है। देवांग और अन्य लोग अपने पकड़े गए कुछ सामानों के साथ घर लौट आए। हालांकि ज्यादातर मछलियां देवांग, एंटोन और तारांश ने पकड़ी थीं। अचानक ऋषभ खुद को एंटोन के परिवार के विला में पाया, खुद के बनाए मसाले से मछली ग्रिल कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऋषभ ने देवांग और संध्या के साथ मछली को मसाला लगाया। मछली ग्रिल करना दूसरों का काम था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, ऋषभ संध्या को उसी तरह से पीड़ा देगा जिस तरह से संध्या ने ऋषभ की मां को पीड़ा दी थी। बेशक, वह ऐसा करने के लिए देवांग का उपयोग करेगा। देवांग, क्या तुमने कभी वह कहानी सुनी है? उस महिला के बारे में जिसने जलन के मारे अपनी ही दोस्त को मार डाला? ऋषभ ने पूछा। देवांग, जो मछली पकड़ने के बाद थक गया था, सिर्फ भ्रमित नज़र से ऋषभ को घूर रहा था। तुम वह नहीं जानते। तो पहली महिला ने एक दूसरे आदमी के साथ अपने पति को धोखा दिया, फिर उस आदमी ने दूसरी महिला से शादी कर ली जिसे वह ज्यादा प्यार करता था। पहली महिला अभी भी अपने पति के साथ है, हालांकि वह पहले आदमी के बच्चे से गर्भवती है, ऋषभ ने कहा। देवांग, जो आमतौर पर जानकारी को संसाधित करने में धीमा था, ने ऋषभ को देर तक घूरता रहा। इसलिए ऋषभ ने संध्या की ओर देखते हुए जारी रखा। वह महिला ऋषभ की कहानी पर संदेह कर रही थी। बात यह है, देवांग, पहली महिला ने पहले आदमी को खुद को गर्भवती करने के लिए मना लिया, लेकिन पहला आदमी बहुत ज्यादा नशे में था, उसे कुछ भी याद नहीं था। 2 महीने बाद वह दूसरी महिला से मिला और उससे शादी करने का फैसला किया, ऋषभ ने फिर से कहा। ओह, लेकिन पहली महिला अभी भी अपने पति के साथ है। उनका तलाक नहीं हुआ? देवांग ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, इस बार सीधे संध्या की ओर देखते हुए। ये सही है, देवांग। आदमी को नहीं पता था कि पहली महिला उसके बच्चे से गर्भवती थी। और पहली महिला दूसरी महिला से बहुत जलती थी, उसकी दोस्त होने का नाटक करती थी, जब भी उसे मौका मिलता था उसे जहर देती थी, जब तक दूसरी महिला धीरे धीरे मर नहीं गई। ऋषभ संध्या पर मुस्कुराया, जिसने अचानक उसका नाम पुकारा। हाँ चाची, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? संध्या घबरा गई, ऋषभ की कहानी से भ्रमित थी। आखिरकार वह अचानक खड़ी हुई और चली गई। तुम्हारी चाची को क्या हुआ, देवांग? वह अजीब हैं, ऋषभ ने नाटक करते हुए कहा, जैसे वह कुछ नहीं जानता। 40 जहर की एक बूंद, पॉकेट नॉवेल शैली में। तुमने जो कहानी मुझे सुनाई उससे मेरा सिर चकरा गया, ऋषभ, देवांग ने शिकायत की। ऋषभ, जो अपने स्मार्टफोन में व्यस्त था, ने ऊपर देवांग की ओर देखा और धीरे से हंसा। क्या तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम सिर्फ मेरी चाची के बारे में बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, वह कहानी।
ऋषभ ये सुनकर हंस पड़ा, फिर सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें ये समझने में इतना समय क्यों लगा? वह कहानी मुझे अभी अभी पता चली है। देवांग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी मोटी भौहें ऊपर उठ गईं, जिससे उसका चेहरा ऋषभ को अजीब लग रहा था। हा हा हा, तुम मुझसे ज्यादा हैरान क्यों हो? तो जिन दूसरे आदमी और औरत का तुमने जिक्र किया, वे हैं उद्धरण चिन्ह, वे मेरे पिता और मेरी माँ हैं। पता चला कि संध्या ने मेरे पिता को नशे में कर दिया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी चाची को कोई समस्या थी, शायद तुम्हारे चाचा की समस्या। जब मेरे पिता नशे में थे, संध्या ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन मेरे पिता को इसका एहसास नहीं हुआ, या शायद उन्हें पता था लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। फिर मेरे पिता मेरी माँ से मिले, उन्होंने शादी कर ली और एक बच्चे को गोद लिया जो मेरी माँ का रिश्तेदार था। फिर 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। फिर ऋषभ ने अपने फ़ोन पर एक तस्वीर दिखाई। ये सिस्टम द्वारा प्रदान की गई एक तस्वीर थी। ऋषभ ने मूल तस्वीर को सेव कर लिया था। देवांग ने ऋषभ के फ़ोन पर तस्वीर को ध्यान से देखा। लेकिन अभी के लिए मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी चाची के कृत्यों का बदला उसी तरह से चुकाऊंगा जैसा उन्होंने मेरी माँ के साथ किया था। थोड़ा अतिरिक्त के साथ। देवांग एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे ये सब बताना चाहते हो? क्योंकि मैं उस महिला का भतीजा हूँ। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है ना? उद्धरण चिन्ह। देवांग चौंक गया, अविश्वास भरी निगाह से ऋषभ को घूर रहा था। तुम्हें कैसे पता? ऋषभ ने कंधे उचकाए। खैर, मुझे यकीन है कि उनके जैसे परेशान करने वाले लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों को असहज करते हैं। वे तुम्हारे परिवार के लिए एक वास्तविक दर्द रहे होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। देवांग ने जवाब नहीं दिया, वह चुप रहा, खाली निगाह से घूर रहा था। ऋषभ को यकीन था कि देवांग कई चीजों के बारे में सोच रहा था। शायद ऋषभ ने युवा व्यक्ति के लिए पुराने घावों को खोल दिया था। ओह, मुझे याद आया, ऋषभ ने अचानक कहा। देवांग तुरंत ऋषभ की तरफ मुड़ा, उसे भ्रमित नजर से देख रहा था। जब तुम शौनक से मिले थे तो तुम इमारत से कूदना चाहते थे, है ना? फिर उसने तुम्हें बचाया, या क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? देवांग ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, उस बात को फिर से मत उठाओ। लेकिन जो मैं अभी कह सकता हूँ वह ये है कि शौनक से मिलने से पहले मैं बहुत परेशान था। हम साथ हो गए क्योंकि हमारे दोनों परिवार टूटे हुए थे। नहीं, मैं तुम्हें अभी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो तुमने पहले कहा था वह सही था। मुझे खुशी है कि मुझे अपनी चाची की कमजोरी मिल गई है। देवांग सोफे से उठा, बिस्तर पर गया और अपनी तरफ मुड़कर लेट गया। ऋषभ सिर्फ उसकी पीठ को घूरता रहा। वह भ्रमित था कि उस क्षण क्या करे। क्या उसे देवांग को सांत्वना देनी चाहिए, या क्या देवांग उस तरह का था जिसे उदास होने पर सांत्वना पसंद नहीं थी? ऋषभ देवांग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन किसी कारण से वह जानता था कि देवांग अपनी चाची के परिवार से नफरत करता है। इसीलिए ऋषभ ने संध्या के बारे में रहस्य बताने की हिम्मत की। ऋषभ ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया और छत को घूरने लगा। उस समय ऋषभ और देवांग एंटोन के परिवार के विला में रह रहे थे। दरअसल यह एंटोन ही था जिसने देवांग को रहने के लिए कहा था। लेकिन देवांग को वहां अकेले रहना बहुत असहज महसूस हुआ। फिर ऋषभ ने संकेत दिया कि देवांग उसे भी वहां रहने के लिए कह सकता है। और यहाँ ऋषभ था, चक्कर आ रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें थीं जिनके बारे में उसे सोचना था। पता चला कि व्यवसाय शुरू करना इतना आसान नहीं है। मैंने एक ही समय में 3 व्यवसाय क्यों शुरू किए? ऋषभ ने बुदबुदाया। उसने सोचा कि वह एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। हालांकि सभी व्यवसाय कई लोगों द्वारा संभाले जा रहे थे, फिर भी कुछ चीजें थीं जो उसे खुद करनी थीं। उसके पिता और मां की मौत के बारे में सोचना बाकी था, जिसका अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था। जब मैं कई जगहों पर पार्ट टाइम काम कर रहा था, तो मैं सब कुछ संभालने में क्यों सक्षम था? ऋषभ ने फिर से बुदबुदाया। जाओ सो जाओ, ऋषभ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तुम बहुत बड़े हो, हम उस छोटे बिस्तर को साझा नहीं कर सकते, ऋषभ ने कहा। देवांग अचानक बैठ गया, ऋषभ को घूरने लगा। फिर उसने अपने बगल की खाली जगह को देखा। ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम कहाँ सोओगे अगर यहाँ नहीं सोओगे? इस विला में सिर्फ 4 कमरे हैं, तारांश के विला की तरह नहीं जिसमें कई कमरे हैं, देवांग ने पूछा।
ये सही था, ये जानते हुए ऋषभ को वापस तारांश के विला में जाना चाहिए था। देवांग लंबा और बड़ा है, शौनक के विपरीत जो छोटा है। यहाँ तक कि किंग साइज बिस्तर के साथ भी ये ऋषभ और देवांग के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मेरी चिंता मत करो, जाओ सो जाओ, मैं यहाँ सो सकता हूँ, ऋषभ ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? ऋषभ ने सिर हिलाया। हाँ, जाओ सो जाओ दोस्त। आज रात के लिए अंतिम मिशन आ गया है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऋषभ ने भौं से कुर्री, आश्चर्यचकित क्योंकि मिशन आमतौर पर रात के 10 बजे या बाद में नहीं आते थे। चूंकि देवांग पहले ही सो चुका था, ऋषभ मिशन के लिए सहमत हो गया। इसके अलावा वह वैसे भी सो नहीं सकता था। यकीनन, मिशन क्या है? ऋषभ ने बुदबुदाया। आज रात के लिए आपका अंतिम मिशन है कि आप अपनी योजना को जारी रखें जो संध्या ने आपकी माँ के साथ किया था, यानी उसके ड्रिंक में जहर डालना। रसोई में जाओ और उसके लिए कुछ बनाओ, वह रात के बीच में उठेगी क्योंकि यह उसकी आदत है। ऋषभ ने देवांग की ओर देखा, जो धीरे से खर्राटे ले रहा था। उसने भेष कौशल का उपयोग करके खुद को देवांग में बदल लिया। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला, दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। ऋषभ, जो अब देवांग में बदल गया था, धीरे धीरे रसोई की ओर चला गया। अचानक एक दरवाज़ा खुला। ऋषभ ने एंटोन को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ओह देवांग, तुम बाहर क्यों हो? क्या ऋषभ सो रहा है? एंटोन ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, एंटोन के पास होने पर बहुत असहज महसूस कर रहा था। शुक्र है कि वह सो रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? एंटोन ने फिर से पूछा। देवांग, जो वास्तव में ऋषभ था, का पीछा करने के लिए बहुत उत्साहित लग रहा था। मैं एक ड्रिंक बनाने के लिए रसोई जा रहा हूँ। मुझे हॉट चॉकलेट पीने का मन कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धत, ऋषभ भूल गया था कि एंटोन हमेशा देवांग के पास आता था। एंटोन कभी भी देवांग के आसपास नहीं होता था, सिर्फ जब देवांग ऋषभ के साथ होता था। ऋषभ को बहुत असहज महसूस हुआ जब एंटोन हमेशा उसका पीछा करता था जहां भी वह जाता था, भले ही ऋषभ चम्मच लेने के लिए सिर्फ 2 कदम चल रहा हो। एंटोन, वहीं बैठो और मेरे ड्रिंक बनाने का इंतजार करो। ज्यादा कुछ कहे बिना एंटोन आखिरकार चुपचाप बैठ गया। ऋषभ चिंतित हो गया। अगर एंटोन वहां बना रहा तो वह शायद अपना मिशन ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सिस्टम ने इनाम का सीधा जिक्र नहीं किया। इसका मतलब था कि इनाम यादृच्छिक होगा, और अगर ऐसा था तो ऋषभ को एक बड़ा और अप्रत्याशित इनाम मिल सकता था। भले ही वह असफल हो जाए, उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी। जब ऋषभ ने हॉट चॉकलेट के 2 कप खत्म किए तो उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी। वह संध्या हो सकती है। वह अब एंटोन से कैसे छुटकारा पा सकता था? क्या हुआ देवांग, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो? ऋषभ हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि हॉट चॉकलेट के ऊपर मार्शमेलो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऋषभ ने लापरवाही से कहा। ओह, मेरे कमरे में कुछ हैं, मैं अभी उन्हें लेने जाता हूँ। एंटोन तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। वह लगभग संध्या से टकरा गया। ओह हे भगवान, मुझे माफ़ करना माँ। संध्या तुरंत मुस्कुराई जब उसने देवांग को रसोई में देखा। देवांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्यारे? ऋषभ धीरे से हंसा, फिर उसे हॉट चॉकलेट का कप दिखाया। मैं हॉट चॉकलेट बना रहा हूँ चाची, क्या आप भी पीना चाहेंगी? ये सुनकर संध्या बहुत खुश हुई। उसने तुरंत सिर हिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गई। बेशक, मुझे खुशी होगी अगर मेरा प्यारा भतीजा मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाएगा। ऋषभ हंसा, फिर एक और कप पकड़ा। मैं आपके लिए बनाता हूँ चाची। ऋषभ मुड़ा और संध्या के लिए हॉट चॉकलेट बनाए। वह सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए जहर की एक बूंद डालना नहीं भूला। ये संध्या के लिए एक विशेष जहर था, सिस्टम से एक उपहार। जहर धीरे धीरे काम करेगा, यहाँ तक कि सबसे उन्नत तकनीक या सबसे कुशल डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। अचानक बीमारी हमला करेगी। जहर लगभग वैसा ही था जैसा संध्या ने ऋषभ की मां को दिया था, बस थोड़ा बेहतर। ये रहा आपका ड्रिंक चाची। ऋषभ ने गिलास संध्या के सामने रख दिया। फिर एंटोन आ गया। ऋषभ जो मार्शमेलो चाहता था वह लेकर आया। बेशक वे ऋषभ पर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि ऋषभ देवांग के रूप में भेष बदला हुआ था। देवांग, मैं जानना चाहता हूँ तुम ऋषभ के दोस्त क्यों हो? इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि उसके पास अचानक इतना पैसा क्यों है? एंटोन ने पूछा। संध्या एंटोन की बातें सुनकर लगभग दम घुट गई थी।
ऋषभ के पास बहुत पैसा है। यह असंभव है, एंटोन। उसके पिता की सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और जो बचा है वह उसके करीबी रिश्तेदारों ने ले लिया है। वह सभी संपत्ति जिसे नहीं लिया जा सका, ऋषभ ने खुद अपनी मां के अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए बेच दी, और उसके भाई पर भी एक जुए के अड्डे का बहुत पैसा बकाया है। संध्या ने कहा, ये सही है मां, लेकिन उसके पास अचानक लग्जरी सामान खरीदने के लिए बहुत पैसा है। एंटोन ने जवाब दिया। फिर वह ऋषभ की ओर मुड़ा। क्या तुम कुछ जानते हो, देवांग? ऋषभ अजीब तरह से हंसा। खैर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि जब मैं उससे मिला तो ऋषभ के पास पहले से ही बहुत पैसा था। हो सकता है कि उसके पास ऐसी संपत्तियां हों जो उसके पिता ने छिपाई हों, है ना? उसके पास कई जगहों पर कुछ शेयर भी हैं। शायद शेयरों के कारण उसका पैसा 2 गुना हो गया। और इसके अलावा ऋषभ के पास बिटकॉइन है, तुम जानते हो, वह डिजिटल मुद्रा जिसकी कीमत अचानक आसमान छू गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एंटोन निराश लग रहा था। ओह, मुझे पता था कि इसका बिटकॉइन से कुछ लेना देना है। जब कीमत अभी भी कम थी तो मुझे इसे खरीद लेना चाहिए था। तुम इसे अभी खरीद सकते हो, एंटोन। शायद कीमत बाद में फिर से बढ़ जाएगी, ऋषभ ने कहा। देवांग सही कह रहा है, जल्दी करो और बहुत सारा खरीदो, एंटोन। संध्या ने बीच में कहा। ऋषभ मुस्कुराया जब उसने महिला को लगभग अपना ड्रिंक खत्म करते हुए देखा। आपका मिशन सफल रहा है। आपका इनाम अब यादृच्छिक होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इनाम यादृच्छिकीकरण पूरा हुआ। आपने $1,65,000 मूल्य का एक उच्च स्तरीय कैंपर वैन जीता है। आप इसका उपयोग आरामदायक छुट्टी का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। आपका दूसरा इनाम $2 मिलियन है, जिसका उपयोग आप छुट्टी के खर्चों के लिए कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने 5 अंक अर्जित किए हैं। ऋषभ सिर्फ मुस्कुराया और सभी सूचनाओं से खुश हुआ। वह छुट्टी पर $2 मिलियन कैसे खर्च कर सकता था? क्या ऋषभ को पूरी दुनिया की यात्रा करनी थी?